वॉइस नेशन। वक्त तो चला है उत्तर प्रदेश की तमाम अहम खबरों का। खबर बिजनौर से है, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी के पति और भाजपा प्रत्याशी के बीच विवाद हो गया। विवाद में निर्दलीय प्रत्याशी के पति का सिर फूट गया। आपको बता दें कि चांदपुर के अमित ज्ञानदीप इंटर कॉलेज के मतदान केंद्र पर सभासद के निर्दलीय प्रत्याशी के पति व भाजपा प्रत्याशी के बीच विवाद हो गया। विवाद में निर्दलीय प्रत्याशी के पति का सिर फूट गया। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी के पति ने भाजपा प्रत्याशी पर फर्जी वोट डलवाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने घायल व्यक्ति को CSC में भर्ती कराया है। मौके पर SDM सहित भारी पुलिस फोर्स मौजूद रहा। धर्मपत्नी है मेरी सुनीता देवी, वार्ड नंबर 9 से अच्छा, कौन सा मतदान केंद्र है ये अमित ज्ञानदीप। क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पे ये हुआ, अपना पोलिंग पार्टी को बैठी थी, अपना चल रहे थे, चुनाव चल रहे थे, लोग दोबारा वोट डालने आ रहे थे। इनका हमने विरोध किया तो विपक्ष के जो लड़के हैं, जो पूर्व मेंबर है, उसने दूसरों लोगों को चढ़ा के मेरे ऊपर ये हादसा कराया है। किस पार्टी से है वो BJP से है और आप? मैं नहीं ले रही हूँ। अच्छा, तो ये सिर पे जो हमला किया गया है, खून निकल रहा है, सिर फट गया, किसने किया है? ये इनके द्वारा चढ़ाए हुए, प्रत्याशी को द्वारा चढ़ाए हुए लड़के ने किया है। क्या मारा आपके सर पे? ये हाथ से कड़ा मारा है यहाँ पे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर यूपी के बलिया से है, जहां पर बीजेपी से बागी प्रत्याशी राजेश मिश्रा ने कहा कि प्रशासन द्वारा मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां बलिया के बांसडीहा नगर पंचायत में बीजेपी से बागी हुए राजेश मिश्रा ने निर्दल प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में आने के बाद विपक्षियों की नींद हराम हो गई है। राजेश मिश्रा के आने से बांसडीहा नगर पंचायत में सीधे लड़ाई अब त्रिकोणीय हो गई है। निर्दल प्रत्याशी के आने के बाद सपा भाजपा के प्रत्याशियों की बेचैनी बढ़ने लगी है। हालांकि राजेश मिश्रा का कहना है कि नगर पंचायत 5 वर्षों से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है। अगर जनता मुझे चुनती है तो पहली प्राथमिकता भ्रष्टाचार को दूर किया जाएगा। इस नगर पंचायत में सबसे बड़ी समस्या नाली, सड़क, पानी, बिजली की है। नगर पंचायत में जल जमाव की समस्या बड़ी है। जब भी बरसात आती है तो नाव चलने लगती है। वहीं राजेश मिश्रा ने प्रशासन पर आरोप लगाया है कि मेरे अगल बगल के वार्डों में पुलिस घूम रही है और मेरे ऊपर भी प्रशासन का दबाव है और किसी वार्ड में यह अब तक कभी तक नहीं देखा गया। पुलिस को ऐसे घूमते हुए मेरे कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है और हो सकता है पुलिस के ऊपर भी कहीं ना कहीं से दबाव हो सकता है। मेरा नाम राकेश मिश्रा है। हम इस चुनाव में नगर अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं। वार्ड संख्या 11 के सदस्य हैं। राजेश जी, देखा जा रहा है कि अभी नगर पंचायत जो चुनाव चल रहा है, आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी और आपका अब जनता के बीच अगर जा रहे हैं तो किन मुद्दों के साथ अब जनता के बीच में जा रहे हैं? इस नगर पंचायत की प्रमुख समस्याओं में से सबसे बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार। मेरा मुख्य विषय भ्रष्टाचार ही है। यहाँ पर आज तक जो भी नगर पंचायत के प्रतिनिधित्व कर चुके हैं या किए हैं, उन सब ने भ्रष्टाचार किया है। पिछले 3 शासन सालों से ले लिया जाए तो भ्रष्टाचार की सीमाएं टूट चुकी हैं। इतना अत्यधिक मात्रा में भ्रष्टाचार हुआ है। यहाँ पर सोचना चाहिए, जो जनप्रतिनिधि जो बने हुए हैं, पहले चुनाव से पहले इनकी संपत्ति क्या थी, चुनाव के बाद इनकी संपत्ति में कितनी वृद्धि हुई है, उसी से अंदाज़ा लग जाता है कि भ्रष्टाचार की सीमा तक यहाँ पे हुआ है। इसके अलावा भ्रष्टाचार के कारण यहाँ पर समुचित रूप से विकास नहीं हो पाया। जल जमाव की समस्या है, बरसात के समय में रोड की समस्या है। एक बंदा बिटवाए का स्थान बोला जाता है वार्ड नंबर 14 का, वहाँ भी आज भी रोड की समस्याएं हैं। वहाँ पर नाव चलते हैं। सतपोखर के इलाकों में बिजली की समस्या थी, जो अभी पिछले समय अभी दूर हो रही है, स्टार्ट हो चुका है हमारे प्रयासों से। और भी जैसे समस्या है, शुद्ध पेयजल की समस्या है इस पूरे नगर में। एक पादत पानी टंकी भी नहीं है जो पूरे नगर में शुद्ध पेयजल की सप्लाई कर सके। यहाँ के नागरिकों को, चाहे वो जन्म दर हो का रजिस्ट्रेशन कराना हो, चाहे मृत्यु के रजिस्ट्रेशन कराना हो प्रमाण पत्र के लिए, इसके लिए चक्कर तक काटने पड़ जाते हैं लोगों को। राशन कार्ड की भी है, राशन कार्ड में आए दिन अनियमितता होती रहती है।
अनियमितता के कारण चूंकि संलिप्तता है नगर पंचायत अध्यक्ष की मोटी रकम पहुंच जाती है तो वो नज़रअंदाज कर देते हैं, जनता समस्याओं से त्रस्त रहती है। यहाँ पर आरओ प्लांट तक की व्यवस्था नहीं है। अभी स्टार्ट है, चुनाव की प्रक्रिया स्टार्ट है तो अभी सांसद महोदय के कोटे से आरओ प्लांट अभी फिलहाल अभी स्टार्ट है उनका। तो यहाँ पर समस्याओं का अंबार ही अंबार है। किसी भी रास्ते से आप गुजर जाएं तो रोड आपको अच्छे तरीके से मिलेंगे नहीं। एक रोड बना भी आपका इलाहाबाद वाला बैंक जो 300 से 400 मीटर का था, अभी से 3 महीना भी हुआ बने हुए, वो उखड़ रहा है। तो अब भ्रष्टाचार क्या कहा जाए इनका। देखा जा रहा है कि अभी नगर पंचायत में काफ़ी दिक्कतें हैं, सड़कों पे जल जमाव की भी स्थिति है, पूरी तरह से नगर पंचायत जाम से जूझता है। तो इसको लेकर क्या अब तक प्रशासन ने अभी कुछ से कुछ व्यवस्था नहीं है। अगर हम लोग आ जाते हैं शासन सत्ता में तो सबसे पहला मेरा प्लान है, जैसे वार्ड नंबर 5 का है, वार्ड नंबर आपका 10 का है, तो जो इलाके जो जल जमाव से पूरी तरह से डूब जाते हैं तो सबसे पहला हमारा सिस्टम ये है कि जल निकासी के लिए भौगोलिक सर्वे कराना। दूसरी व्यवस्था, इन जल निकासी के लिए नाले की व्यवस्था कराना जो आसानी से है। कुछ ऐसे भी है अतिक्रमण किए गए हैं कि वहाँ पर जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है, उन अतिक्रमण किए गए स्थान को चिन्हित करके उनको तोड़वाना है। कुछ स्थान ऐसे हैं जो भूमाफिया द्वारा अधिपत्य कर लिया गया है, जैसे वार्ड नंबर 5 ही का ले लिया जाए तो वार्ड नंबर 5 में एक ऐसा स्थान है बजरंग बली का स्थान पे, वहाँ पर अतिक्रमण करके वहाँ पर मकान का निर्माण कर दिया गया है। जो नाला जो बनता है उसको बंद कर दिया गया है। तो वहाँ की मूल समस्या वही है, नाले को खुलवा देंगे तो उस मोहल्ले की वार्ड नंबर 5 की जल जमाव की व्यवस्था दूर हो जाएगी। इससे पहले किस पार्टी के चेयरमैन थे यहाँ पे? और अभी तक तो जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है, जो पहले सपा से जीत कर आए हैं, फिर वो भारतीय जनता पार्टी ने ग्रहण कर लिया, वही इस समय निवर्तमान चेयरमैन साहिबा हैं। तो 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा उनका? भगवान भरोसे कहीं काम नहीं हुआ, केवल इनकी संपत्ति में बेतहाशा वृद्धि हुई है, बाकी काम धरातल पर आपको कहीं दिखाई नहीं देगा। आप लोग जैसे हमारे घर तक आए होंगे तो आप लोग जिस रास्ते से गुजरे होंगे उस रोड की हालत के बारे में आप जानते हैं। यहाँ पर भ्रष्टाचार इतना है कि एक रोड लाइट, एक सामान्य सा उदाहरण आपको बता रहे हैं, एक रोड लाइट है। रोड लाइट कब बनता है? जब दिवाली आती है तब आता है, तब लगेगा आपका। इसके बाद फंड कहाँ जाता है? भगवान भरोसे है। यहाँ पे देखा जा रहा है कि तमाम बड़े बड़े जो हैं लोग चुनाव लड़ रहे हैं, प्रत्याशी मैदान में आ रहे हैं, एक सपा से हैं तो एक बीजेपी से हैं, तो इसमें कितना आपको कठिनाई? प्रत्याशी पार्टी नहीं लड़ती, पार्टी लेवल का चुनाव नहीं है, क्योंकि अपना व्यक्तित्व का चुनाव होता है। कौन कितना जनता के बीच रहा है उस बल पे लोग चुनाव लड़ा जाता है। क्योंकि लोकल चुनाव है, ये जनता समझती है कि कौन हमारे बीच का है, कौन हमारे साल 5 साल बिताया है, कौन हमारे सुख दुख में हिस्सा लिया है, कौन से मुद्दे हमारे उठाए हैं। जनता इस आधार पर चुनाव करती है अपने प्रतिनिधि का। तो जनता के बीच हमें जनता का अपार हमें समर्थन मिल रहा है और आशा करते हैं कि हमको 11 तारीख को भी जनता का समर्थन मिलेगा। लेकिन देखा जा रहा है कि लोगों का कहना यह है कि जो भी चुनाव हो रहे हैं इसमें देखा जा रहा है कि प्रशासन काफ़ी प्रत्याशियों के घर के अगल बगल भी दिखाई दे रहे हैं। तो क्या लगता है राजेश जी? कुछ उनका भी दबाव होगा कहीं न कहीं से, इस कारण की वजह से, क्योंकि चुनाव आयोग की भी प्रक्रिया हुई होगी कि सर्वे करना मोहल्लों में, इस कारण की वजह से हो सकता है कि वो लोग कर रहे होंगे। तो क्या जिस तरह से जिस वार्ड में प्रत्याशी रहते हैं उस वार्ड में प्रशासन पुलिस लगा रही है या कहीं और भी लगा रही है चट्टी चौराहों पे? की वजह से ऐसा लोग कर रहे हैं। तो क्या ऐसा भी देखा जा रहा है कि क्या आपके पास भी इस तरह के अगल बगल पुलिस प्रशासन? लेकिन अब उनकी अब क्या समस्या है, अब वो समझे। प्रशासनिक दबाव है हमारे ऊपर। किस तरह का दबाव दिख रहा है आपके ऊपर? अब मोहल्ले में मान लीजिए आ रहे हैं, अब पता है किस वजह से सर्वे कर रहे हैं, किस वजह से नहीं कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं को भी लगभग परेशान किया जा रहा है। कोई ना कोई दबाव होगा कहीं ना कहीं। क्यों परेशान किया जा रहा है, क्या कारण होगा?
अब इसके विषय में तो वही से बता पाएंगे क्या किसकी वजह से परेशानी हो रही है क्या उनको। कभी ऐसे पहले चुनाव में ऐसी व्यवस्था थी प्रशासन ना ऐसी व्यवस्था तो हमने नहीं देखा है, लेकिन इस बार के चुनाव में आखिर देखने को प्रशासन मिल रहा है। ये किसके दबाव में इस तरह का कार्य कर रहा है? अब इसके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर यूपी के बलिया से है, जहां पर पूर्व सपा मंत्री और नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने कहा कि अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाएंगे। खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया के बास्ती नगर पंचायत के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पद प्रत्याशी सुनील सिंह के लिए वोट मांगने पहुंचे पूर्व सपा मंत्री और नेता प्रतिपक्ष रहे राम गोविंद चौधरी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस चुनाव में हमारी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, इसलिए हर वोट सपा के प्रत्याशी को जिताने के लिए सभी नगर पंचायतों और नगर परिषदों में दिलवाने के काम करें। उन्होंने कहा कि कई बार पार्टी में बड़े पदों पर विराजमान रहा मुख्यमंत्री हमको होना नहीं है, मुख्यमंत्री हमको अखिलेश को बनाना है किसी ना किसी तरह से और उनको प्रधानमंत्री भी बनाना है। शेखर जी के बड़े निकट थे, मेरे भी निकट थे, भाजपा के बड़े आरएसएस के बहुत नजदीक हैं। उन्होंने कहा कि चौधरी साहब आप भाजपा से राज्यसभा का जरूरत है। उन्होंने कहा कि बाबा आप हमारा स्वभाव तो जानते हैं। कहा कि मैं तो उन लोगों से कह दिया हूँ कि सिद्धांतवादी आदमी है, लेकिन वो मान नहीं रहे, कह रहे कि नहीं उनसे बात करें। हमने कहा कि उनसे कह दीजिए कतई स्वभाव नहीं। जीते रहे उनके साथ रहे, मुलायम सिंह जीते रहे उनके साथ रहे। हमारे उस साधु जी से कहा कि बाबा मैं जब तक जिंदा रहूंगा अखिलेश जी के साथ रहूंगा। हो गया हूँ, 3 बार कैबिनेट मंत्री हो गया हूँ, मुख्यमंत्री के बाद जो सबसे बड़ा पद होता है नेता विरोधी रह गया हूँ। मुख्यमंत्री हमको होना नहीं है, मुख्यमंत्री हमको अखिलेश जी को बनाना है किसी न किसी तरह से और उनको प्रधानमंत्री। साथियों, कोई भी चाहे बांसुरी का कार्यकर्ता हो, हमारे पूरे बांसुरी विधानसभा का कार्यकर्ता या नेता हो, मेरी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए अभी कल ही मुख्यमंत्री आए हैं भाषण देने। ये 24 का चुनाव जो है एक निशानी देगा, इसलिए मैं हाथ जोड़ के सबसे प्रार्थना करता हूँ, सब नेताओं कार्यकर्ताओं को कि मेरी प्रतिष्ठा को बचाइए, अखिलेश को प्रतिष्ठा को बचाइए। एक भी वोट कोई का जिले भर के कार्यकर्ताओं का अगर कहने से समाजवादी पार्टी के साइकिल निशान पर मिल जाए तो बांसुरी में दिलवाइए, सहतवार में दिलवाइए, रेवती में दिलवाइए, मंजर में। यदि बांसुरी हमको चुनौती दी गई है, सबसे प्रतिष्ठित चुनाव ये है, सुनील सिंह को किसी तरह दिलाइए, चुनाव सुनील सिंह को। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर नोएडा से है, जहां पर योग्यता के आधार पर नामी कंपनी में नौकरी देने वाले गैंग का नोएडा पुलिस ने खुलासा किया है। आपको बता दें कि जैसी योग्यता वैसी नौकरी देने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का पुलिस ने खुलासा किया है। गैंग के सदस्य योग्यता के आधार पर नामी कंपनी में नौकरी के रेट तय करते थे, जिसका नोएडा पुलिस ने खुलासा किया है। फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा करते हुए पुलिस ने 4 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। आरोपियों के पास से 6 मोबाइल, 10 डेस्कटॉप, 6 फर्जी रिसिप्ट, 27,000 रुपए समेत एक अल्टो कार बरामद हुई है। आपको बता दें कि गैंग का मुख्य सरगना आलोक पहले भी जेल जा चुका है। आरोपी सेक्टर 60 में फर्जी कॉल सेंटर में संचालन कर फ्रॉड कर रहे थे। नामी कंपनी नौकरी.com का फर्जी लेटर तैयार कर ठगी करते थे। गैंग 200 से ज्यादा बेरोजगारों को अपना शिकार बना चुका है। अभी तक गैंग 12 लाख रुपए की ठगी कर चुका है। सर, एक कॉल सेंटर का खुलासा किया, क्या कुछ मामला? देखिए, इसमें एक लोकचंद के नाम के लड़के ने एक शिकायत की थी यहाँ पर कि साहब एक आलोक नाम का व्यक्ति है जहाँ कॉल सेंटर चला करके और मुझे नौकरी का झांसा दे करके मुझसे 67,000 रुपये ले लिए। जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि ये जो आलोक है ये अपना सेंटर जो है B86 सेक्टर 60 में चला रहा है। इस पर हमारे
अधिकारियों थाना अध्यक्ष के द्वारा जो है इसमें दबिश दी गई, जिसमें से 4 लड़कों को गिरफ्तार किया गया। और ये जितने सारे सामान हैं आपके सामने रखे हैं, कंप्यूटर, वॉकी टाकी, लैपटॉप, इसमें 27,000 कैश रुपया भी मिला हुआ है और एक आल्टो गाड़ी भी इनके पास से मिली है। ये सारा कुछ रिकवर किया गया है। पूछताछ पे ये पता चला कि इसमें जो आलोक है ये पहले भी अभी पकड़ा गया था और ये जनवरी में चंडीगढ़ से छूटा है जेल से। जब से छूट के आया है तो फिर इसने ये सेंटर चालू किया है। मॉडस ऑपरेंडी इनकी ये थी कि ये 1900 रुपये ले करके और लोगों को ये कहते थे कि हम आपको बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब लगा देंगे, फिर उसका रिज्यूमे मंगाते थे, फिर उसकी जांच करवाते थे, प्रोसेस करवाने के नाम पर फिर धीरे धीरे फीस लेते रहते थे और नौकरी किसी को नहीं देते थे। ये चूँकि बहुत ज़्यादा अमाउंट भी नहीं होता था, 1900-2000 रुपये, तो बहुत लोग शिकायत भी नहीं करने आते थे। ऐसा करके इन्होंने लगभग 200 लोगों को ठगा है अभी। अब आगे विवेचना में और निकलेगा कि ये जो फिगर है ये सही है या और लोग हैं इसमें। कितने रुपए सर अब तक ठग चुके हैं और लगभग कब से ये चला रहे थे इसका? ये जनवरी में जब छूट के आया है उसी के बाद से ये चला रहा था और अब तक जो हमें जानकारी हुई है कि लगभग 12 लाख रुपए का इन्होंने ट्रांजैक्शन किया है। कितने लोग इससे प्रभावित हुए होंगे? लगभग 200 लोग प्रभावित हुए हैं जो अब तक की इन्वेस्टिगेशन से हुआ। ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन से पता चल पाएगा कि ये फिगर सही है या कि इससे कम ज़्यादा लोग हैं। ज़्यादा ही हो सकते हैं, कम क्या होंगे इसमें। सर गिरोह में और लोग भी हैं या फिर सिर्फ ये 4 लोगों का ही गिरोह है? ये 4 ही लोग हैं, बाकी इन्होंने कुछ लड़कियां हायर कर रखी थी जो 10 से 12 हज़ार रुपये देते थे और वो उनसे कॉल करवाते थे। कॉल करवाने के बाद फिर ये जो सतीश नाम का व्यक्ति है ये 55,000 रुपये लेता था मंथली वेतन, फिर ये सारा उनको जाल में फंसाने का काम करता था। 2,000 रुपये रजिस्ट्रेशन के लेते थे तो लोग चलते 67,000 उससे इसलिए ले लिए कि अब तुम्हारी पहले तो ये इनिशियल फीस है 1900 रुपये, इसके बाद उसको कहते हैं कि अब तुम्हारा हम रिज्यूमे वेरीफाई करा रहे हैं, अब ये करा रहे हैं तो थोड़ा प्रोसेस फीस ये भी लगेगी, अब तुमको जॉब देने वाले हैं। इस तरह से धीरे धीरे करके उससे 67,000 रुपये ले लिए। तो इन्होंने कोई ज्वाइनिंग लेटर भी दिया था क्या इनको? नहीं, कोई ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया था, देने वाले थे लेकिन इतना टहला रहे थे। इसके बाद जब ये जनवरी पकड़ा गया फिर ये मिला नहीं, तब उसने नंबर दिया कि साहब ये नंबर था जिसने किया था। तो फिलहाल इस वक्त की खबरों में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए वॉइस नेशन। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।